हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ है और मैं हनोई वियतनाम से हूँ। आपका इस इंडियन इन वियतनाम चैनल पर स्वागत है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप वियतनाम में अकेले रहते हैं तो वे क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। यानी वियतनाम में रहने के लिए ये 5 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो, पर ये चीज़ें आपको वियतनाम में लेनी चाहिए जब आप अकेले रहते हैं या किसी के साथ भी रहते हो। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, पिछले 4 साल से मैं इन चीज़ों का यूज़ जो हूँ डेली बेसिस पे करता हूँ। यानी मैं डेली ही इनका यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे बहुत आसानी होती है कोई भी काम करने में, खाना बनाने में, या और कोई भी जो भी मेरी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरी करने में इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आपसे एक गुजारिश है, आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ भाइयों, सब्सक्राइब कर दो भाई का चैनल, जिससे कि भाई का चैनल ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले आप तक वीडियो पहुंचाने में, आपको वियतनाम के कल्चर के बारे में बताने के लिए। तो चलिए अब मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको जो आप बिना इन चीज़ों के वियतनाम में नहीं रह सकते। पहली चीज़ है कैटल। वियतनाम में कैटल बहुत जरूरी है पानी पीने के लिए। याद रखें, यहाँ टंकी का पानी नहीं पिया जाता। जैसे इंडिया में है ना कि आप नल का पानी पी लो। जैसे मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो मुजफ्फरनगर में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई पानी पीने में। यानी जैसे मैं किसी मैदान में खेलने मेले गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे नलके लगे हुए होते हैं, तो हमने तो नलकों से भी पानी पिया। टंकी लगी हुई होती है, हम लोग टंकी से ही पानी पिया, और घरों में भी हमारी टंकियों में ही पानी आवे। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई पानी उबालना पड़ रहा है। इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा मेरे घर में किसी ने पानी उबाल के पी रहा हो, लेकिन वियतनाम के अंदर आपको जो है पानी उबाल के पीना पड़ता है। आरओ भी लगा हुआ है मेरे यहाँ, मेरे पीछे जो है ना आरओ भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी उबालना पड़ता है। कई बार कई टीचरों को प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, ठीक है ना, क्योंकि साफ पानी नहीं है यहाँ पे पीने के लिए। तो अगर आपके पास आरओ भी है तब भी आप एक केटल जरूर रखें पानी गर्म करने के लिए, बहुत जरूरी है। पानी जल ही जीवन है, ये तो आपको पता है। तो पानी पीना अगर आपको शुद्ध है तो आपको जो है केटल लेनी होगी। आरओ का पानी चाहे आप गर्म करके पी लो, गर्म करके ही पियोगे, और जो है नॉर्मल पानी भी आता है उसे भी आप गर्म करके पियो। ठीक है, ये पहली चीज हुई केटल। दूसरी चीज है आपकी राइस कुकर। ये आप देख रहे होंगे इंडिया में जो है मोस्टली कोई यूज नहीं करता राइस कुकर इस तरह के। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये राइस कुकर मेरा। तो ये राइस कुकर भी है, और सबसे बड़ी खास बात है ये बहुत सारे काम करता है। मतलब मेरा ना बहुत सारा टाइम ये बचा लेता है। राइस भी इसके अंदर बन जाते हैं। जैसे मुझे कोई दाल उबालनी हो, राजमा उबालना हो, छोले उबालने हो, मलका की दाल उबालनी हो, या कोई चना उबालना हो, कुछ भी उबालना हो, वो इसके अंदर भाई इतनी जल्दी उबलता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि, कि आप एक बार जाओगे बस बाथरूम के अंदर, 2-4 मिनट में मुंह धोगे, हाथ पैर धोगे, वापस आओगे, इतनी देर में उबल जाएगा। इतना ही टाइम लगता है। बस जो है कभी कभी जो है राजमा उबलने में थोड़ा टाइम लगता है, ये छोले उबलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चावल बनने में, और जो है चावल बनने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट लगते हैं इसके अंदर बनने में। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है वियतनाम, हनोई के अंदर। वियतनाम में अगर आप रहते हैं तो राइस कुकर बहुत जरूरी है, क्योंकि राइस जो है अधिकतर सब इसके अंदर बनी हुई खाते हैं। हमने तो इंडिया में देखे होंगे कि हमारी तो माता जी उबालती हैं, ठीक है, फ्राई पैन के अंदर जो है पानी डाल के उसमें चावल रख दिए, वे उबलते रहेंगे 15-20 मिनट, आधे घंटा, जितना भी टाइम लगता है। मैंने तो ऐसे ही खाए बचपन से, लेकिन जब से मैं वियतनाम में हूँ तब से मैं राइस कुकर ही यूज़ करता हूँ। राइस कुकर के अंदर ही जो है मेरे सारे काम होते हैं, मेरी सारी दालें, सारे जो है जितना भी चने मसाले सब के सब जो है इसके अंदर उबलते हैं। ये सारे उबालने के काम करता है मेरे। ये होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज है आपकी एयर फ्रायर। ये आप देख सकते हैं एयर फ्रायर मैंने लिया था यहीं पे। एयर फ्रायर भी बहुत जरूरी है जो सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं। एयर फ्रायर में भाइयों आप बहुत चीजें गर्म कर सकते हो। जैसे कभी कभी मेरा मन करता है केक खाने का, ठीक है, तो मैं केक बना लेता हूँ इसके अंदर। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत कम समय में बनता है, 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से। 15 से आधा घंटा, 15-20 मिनट मान के चलो आप। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर इसके बने हुए हैं। थोड़ा यूट्यूब पे मैंने सर्च मारा भाई और क्या क्या बना सकता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मैंने आलू बनाए हैं, और जो है चिकन तो इसके अंदर ही बनता है मेरा। जो ग्रिल चिकन बनता है ना, वो सब कुछ इसके अंदर ही बनता है।
कोई चीज़ मुझे गर्म करनी हो वो मैं इसके अंदर गर्म करता हूँ, ठीक है। खुद कोई भी ऐसी चीज़ें जो करनी हो ना, वो सारा जो है एयर फ्रायर करता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कों के लिए जिनके पास टाइम कम है, खाना बनाने का टाइम नहीं है। मैं जो हूँ, जो दाल वाल बनाता हूँ ना, छुट्टी वाले दिन बनाता हूँ जब मेरे पे पूरा टाइम हो, क्योंकि दाल बनाने के लिए आपको प्याज टमाटर भी काटने हैं, ठीक है। सबसे रोना तो उस लहसुन और अदरक को काटने में है, बाकी किसी चीज़ में आलस नहीं आता जितना उस लहसुन अदरक को काटने में। और मैंने जो है लहसुन अदरक का वो भी यूज़ किया, पेस्ट भी यूज़ किया, पर भाई टेस्ट नहीं आता उसमें। सबसे बड़ी समस्या यही है, टेस्ट नहीं आता। जो अदरक लहसुन का टेस्ट वैसा आता है ना, आप रॉ लाओ मार्केट से, कच्चा लाओ और उसे काट के जब डाल लो, जो टेस्ट वो आता है वो पेस्ट के अंदर नहीं आता। पेस्ट के अंदर आगा अजीब सी महक, वो समझ में नहीं आती मेरे, और टेस्ट भी नहीं आता। जब से जो है मैंने कच्चा डालना शुरू करा, तब से भाई साहब मजा आने लग गया सब्जियों में सारी की सारी, ठीक है। 3 चीज ये होगी। चौथी चीज है आपका पंखा। पंखा देख रहे हैं आप कैसा है? तो ये है वो पंखा जो दिन रात आपकी सेवा करेगा बिना रुके बिना थके, ठीक है। यहाँ पे ना पंखे सीलिंग वाले नहीं होते कि आप जो है ऊपर की तरफ बटन दबाओगे या कोई स्विच दबाओगे तो ऊपर का पंखा चल जाएगा, नहीं। ऊपर के पंखे नहीं होते, यहाँ होते ये टेबल फैन टाइप के, ठीक है। तो ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, या तो आपका मकान मालिक आपको दे देगा, या जब आप आओगे, जैसे मैंने जो है सारा सामान खुद ही खरीद रखा, ठीक है। मैं किसी दूसरे का यूज करता नहीं, मैं अपना सामान, सारा सामान जो भी मेरा है, ये जो भी आप पीछे की तरफ देख ले, सब मेरा खरीदा हुआ है। फ्रिज रखा है इधर, एक छोटा फ्रिज है, एक बड़ा फ्रिज है, सब मैंने जो है, आप देखो ये मैंने अभी बड़ा फ्रिज लिया था, एक वो उधर देखो छोटा फ्रिज रखा। जब मैं छोटे मकान में था तो छोटा फ्रिज था, अब मैं बड़े मकान में हूँ तो बड़ा फ्रिज है। तो क्योंकि सामान भी बहुत हो जावे, बहुत सामान रखना पड़े इसके अंदर, तो छोटा फ्रिज काम नहीं करता, तो मैंने बड़ा फ्रिज भी ले रखा। तो ये फ्रिज भी बहुत जरूरी है, ये चीज़ें बहुत जरूरी है वियतनाम के अंदर। पंखा मैंने आपको बता दिया, एक पंखा इस रसोई और ये कमरा सा है, एक फिर दूसरे कमरे में भी पंखा है। तो 2 पंखे मैंने अपने पैसों से खरीद रखे। तो ये भी बहुत जरूरी है, आपके पास होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए वियतनाम के अंदर कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए और आपके पास रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। रेजिडेंट कार्ड का मतलब है कि आपके पास एक पहचान पत्र होगा कि हाँ भाई मैं वियतनाम के अंदर सन 2022 से सन 2024 के बीच में रहूंगा। उस रेजिडेंट कार्ड से आप वियतनाम के अंदर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। उस रेजिडेंट कार्ड से आप इंडिया भी जा सकते हैं और इंडिया से वापस यहाँ आ सकते हैं नॉर्मल। कोई आपका वीजा नहीं लगेगा, कुछ आपसे कोई मांगेगा नहीं। एक आईडी होगी आपकी, 2 साल तक आप इंडिया वियतनाम या वियतनाम के अंदर किसी भी शहर में आप घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई वीजा कुछ नहीं, कोई खर्चा, कोई पैसा नहीं लगना। मैं इंडिया जाऊंगा, वो कार्ड दिखाऊंगा वहां पे, एंट्री। जब मैं वापस इंडिया से यहाँ आऊंगा, यहाँ के एयरपोर्ट पे मैं वो कार्ड दिखाऊंगा, डायरेक्ट एंट्री। तो उसका वो होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ पे मकान लेते हैं तो मकान मालिक के पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें कि वो सत्यापित करता है कि हाँ भाई मैं फॉरेनर को अपने मकान में रख सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है मकान मालिक ने झूठ बोल देते हैं कि हाँ जी आप मेरे मकान में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जब इंक्वायरी बैठती है ना, जब जो पुलिस वाले देखते हैं या आस पड़ोस वाले भी देखते हैं, आस पड़ोस वाले देखते हैं यार इनके यहाँ तो फॉरेनर रह रहा, यहाँ ना जलन बहुत है आपस में। अब जैसे मैं फॉरेनर हूँ यहाँ पे रह रहा, ठीक है, तो सामने वाला या आस पड़ोस वाला पड़ोसी सोचेगा पता नहीं भाई ये मकान मालिक कितना कमा रहा है इस फॉरेनर से, ठीक है। अगर मान लो एक वियतनाम में मान लो 10,000 रुपये दे रहा होगा मकान में रहने के, तो सामने वाला सोचेगा फॉरेनर रह रहा है तो ये तो 10 की जगह 30 कमा रहा होगा। तो वो जाके शिकायत कर देगा, नो जी फलाने फलाने आदमी ने तो फॉरेनर रख रखे अपने यहाँ, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि आपका मकान मालिक ना के पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें वो लिखा हुआ हो कि हाँ भाई फॉरेनर को मैं अपने घर में रख सकता हूँ, नहीं तो भविष्य में आपको भी दिक्कत होगी। आपको तो दिक्कत होगी क्योंकि आपको तो निकाल देंगे घर से, ठीक है ना, कि भाई पुलिस कह देगी अच्छा आप निकलो यहाँ से, इनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो आप यहाँ पे रह सको। सबसे जो आखिरी पॉइंट है, आपके पास होना चाहिए आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट। किस कंपनी में आप काम कर रहे हो भाई। अगर यहाँ पे रह रहे हो लंबे टाइम से, अब कोई आपका जो है टूरिस्ट वीजा पे तो रह नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो आपके पास कंपनी का जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ कंपनी का जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आप दिखा सको। जब पुलिस, देखो यहाँ जब रहना होता है ना, पुलिस आपकी चेकिंग करती है, तो पुलिस जब चेकिंग करती है तो उसमें जो है आपको दिखाना होता है कि भाई मैं कब कितने साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, किस कंपनी में आपको काम कर रहा हूँ। ऐसा होता है टूरिस्ट वीजा पे कई लड़के आते हैं और जहाँ 3 महीने का टूरिस्ट वीजा मिलता है, तो ये अब 3 महीने तो घूमने से रहे वियतनाम के अंदर, तो कुछ आके ना यहाँ जॉब करने लग जाए, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है बाद में। एक तो वे टूरिस्ट वीजा पे आए,
ठीक है ना। कंपनी उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं देती, ठीक है। वे सोचे चलो मजे मजे में काम कर लेंगे, किसी को पता नहीं लगने का, और जो है कमा लेंगे बढ़िया पैसे और अपना फिर निकल लेंगे। पर भाइयों पकड़े जाते हैं बहुत लड़के जो टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ काम करते हैं, क्योंकि कंपनी का जब तक कॉन्टैक्ट ना हो, कंपनी जब तक आपका वीज़ा ना बना के दे नया का नया, क्योंकि आप आए हो टूरिस्ट वीज़ा पे टूरिस्ट पर्पस से, ना कि बिजनेस पर्पस से और ना कि जॉब पर्पस से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मकान मालिक के पास भी वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप यहाँ रहो, और आपके पास कंपनी का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जिससे कि कोई समस्या ना हो भविष्य के अंदर। ये वियतनाम के अंदर 4 साल मुझे रहते हुए हो गए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मेरे मकान मालिक के पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि भाई हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे आज तक कोई समस्या नहीं हुई। कभी पुलिस आई है, चेकिंग हुई है, लेकिन कभी कोई पुलिस ने कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करा, कुछ पैसे वैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं कहा। और सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं भाई के, तो भाई के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। कोई कुछ उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, सारे वीज़ा बने हुए हैं, सब कुछ है। कोई अपना हमने कोई क्राइम नहीं कर रखे, कोई गलत काम हम करते नहीं, ठीक है ना। पीछे देख रहे हैं आप सप्लीमेंट के डब्बे रखे, भैया ये एक गलत काम जीवन में, ऊन की शर्ट पहन रखी, सेहत का ध्यान रखे, बस यही का यही तो, और चौथा तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। तो यही मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। वीडियो बहुत लंबी होगी, ये बातों आपसे ना बात करते करते जो है मैं भूल जाता हूँ कि बात कहाँ शुरू करनी थी और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। यही मजा है यूट्यूब में अपनी फैमिली से बात करने में, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अब आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।